क्या आप जानते हो एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसने पूरा नक्शा बदल दिया? जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। मैंने वो जंग देखी है जहां हमने सिर्फ दुश्मन को नहीं हराया बल्कि एक नए देश को जन्म दिया। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताओ क्या आप जानते थे इस जंग के बारे में। साल 1971। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले होती है, पूर्वी पाकिस्तान से, जहां लोग अपने ही देश में अजनबी बन चुके थे। वहां की भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी और सबसे बड़ी बात, उनकी पहचान को दबाया जा रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार उन्हें बराबरी का हक देने को तैयार नहीं थी। 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह उम्मीद थी, एक नए सवेरे की। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह मंजूर नहीं था। और फिर 25 मार्च 1971 की वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। घर जलाए गए, निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया, औरतों के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। हर तरफ सिर्फ डर था, चीखें थीं और मौत का साया था। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे सीमा पार करके भारत में शरण लेने लगे। धीरे धीरे ये संख्या लाखों से बढ़कर करीब 1 करोड़ तक पहुंच गई। भारत के लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी देश का संकट नहीं था, ये एक मानवीय आपदा थी। हर दिन हजारों थके हुए, डरे हुए लोग भारत की धरती पर कदम रख रहे थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब हम सुरक्षित हैं? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस सबको नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। लेकिन युद्ध का फैसला आसान नहीं होता। हर कदम के पीछे हजारों जिंदगियों का बोझ होता है। भारत ने पहले दुनिया से मदद मांगी। संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई गई, दुनिया के बड़े देशों से अपील की गई, लेकिन जवाब लगभग खामोशी था। उधर पूर्वी पाकिस्तान में लोग अब सिर्फ सह नहीं रहे थे, वे जवाब दे रहे थे। मुक्ति वाहिनी नाम का एक आंदोलन शुरू हो चुका था। ये कोई पेशेवर सेना नहीं थी, ये आम लोग थे, छात्र, किसान, मजदूर, जिन्होंने हथियार उठा लिए थे। भारत ने चुपचाप उनकी मदद करनी शुरू कर दी। ट्रेनिंग, हथियार, रणनीति, सब कुछ धीरे धीरे तैयार किया जा रहा था। यह साफ था, अगर हालात ऐसे ही रहे तो युद्ध तय है। और फिर 3 दिसंबर 1971 की शाम आई। अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय वायुसेना के कई एयरबेस, अंबाला, पठानकोट, आगरा, एक साथ निशाना बनाए गए। सायरन गूंज उठे और देश को समझ आ गया, अब युद्ध शुरू हो चुका है। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता साफ थी। पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया है, बस। यहीं से 1971 का युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। भारतीय सेना तैयार थी। रणनीति पहले से बनी हुई थी, तेजी से हमला करना और सीधे ढाका तक पहुंचना। सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ एक शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग वाले नेता थे। उन्होंने युद्ध को लंबा खींचने के बजाय उसे जल्दी और निर्णायक रूप से खत्म करने की योजना बनाई। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया। छोटे छोटे शहर एक एक करके उनके कब्जे में आते गए। हर जीत उन्हें ढाका के और करीब ले जा रही थी। उधर पश्चिमी सीमा पर भी लड़ाई छिड़ गई थी। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की पहाड़ियों तक हर जगह गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी रफ्तार। भारत ने धीरे धीरे नहीं बल्कि एक तेज और सटीक हमला किया। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे थे। उनकी सप्लाई लाइन टूटने लगी थी। समुद्र में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। यह हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कराची, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, आग की लपटों में घिर गया। अब पाकिस्तान तीनों तरफ से दबाव में था। पूर्वी पाकिस्तान में उनकी सेना धीरे धीरे घिरती जा रही थी। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया था। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। ढाका। ढाका अब सिर्फ एक शहर नहीं था, यह इस युद्ध का दिल बन चुका था। हर सैनिक जानता था, अगर ढाका गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नदियां, पुल और दुश्मन की आखिरी ताकत, हर कदम पर चुनौती खड़ी थी। और तभी भारतीय सेना ने एक साहसिक फैसला लिया, एक एयरबोर्न ऑपरेशन।
जहां पैराट्रूपर्स को सीधे दुश्मन के इलाके के पीछे उतारा जाना था। यह कदम बेहद जोखिम भरा था, लेकिन अगर सफल होता तो ढाका पूरी तरह घिर जाता। सैनिकों ने आसमान से छलांग लगाई। नीचे दुश्मन की जमीन थी और हर तरफ खतरा, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ रहा था और आने वाले दिन इतिहास लिखने वाले थे। आसमान से उतरते उन सैनिकों को शायद सिर्फ इतना पता था, अब हर सांस उधार की है, लेकिन उनका हर कदम इतिहास के नाम था। और नीचे ढाका धीरे धीरे अपने भाग्य के करीब पहुंच रहा था। टंगाइल में उतरे भारतीय पैराट्रूपर्स ने दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ दी। अब ढाका लगभग अलग थलग पड़ चुका था। भारतीय सेना चारों दिशाओं से आगे बढ़ रही थी और मुक्ति वाहिनी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी अब दबाव में थे। उनके सैनिक थक चुके थे, रसद खत्म हो रही थी और सबसे बड़ी बात, उम्मीद टूट रही थी। भारत की रणनीति साफ थी, लंबी लड़ाई नहीं, सीधा, तेज और निर्णायक वार। भारतीय सेना ने कई बड़े शहरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे ढाका की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यही इस युद्ध की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। यह एक तरह की चेतावनी थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। सोवियत संघ पहले ही समर्थन दे चुका था। अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा था, यह वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुका था। लेकिन ढाका के अंदर हालात और भी खतरनाक थे। जैसे जैसे हार करीब आ रही थी, पाकिस्तानी सेना ने और क्रूर कदम उठाने शुरू कर दिए। ढाका यूनिवर्सिटी, जहां ज्ञान और सोच की रोशनी थी, वहां के प्रोफेसरों, बुद्धिजीवियों और छात्रों को निशाना बनाया गया। उन्हें चुन चुनकर खत्म किया गया ताकि एक पूरी पीढ़ी सोचने से पहले ही खत्म हो जाए। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक पहचान को मिटाने की कोशिश थी। लेकिन समय अब तेजी से निकल रहा था। भारतीय सेना शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। हर दिशा से दबाव बढ़ता जा रहा था। 14 दिसंबर 1971 ढाका लगभग घिर चुका था। पाकिस्तानी सेना के पास अब कोई ठोस रास्ता नहीं बचा था। वे बस समय खींच रहे थे, लेकिन समय अब उनके हाथ से निकल चुका था। और फिर 16 दिसंबर की सुबह आई। ढाका में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे शहर खुद जानता हो कि आज सब कुछ बदलने वाला है। भारतीय सेना शहर में प्रवेश कर चुकी थी। हर तरफ एक नई उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। रेसकोर्स मैदान, जहां कुछ ही घंटों में इतिहास लिखा जाने वाला था। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और उनके सामने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हाथ में एक दस्तावेज जो सिर्फ कागज नहीं था, एक हार की स्वीकारोक्ति था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सरेंडरों में से एक। ढाका अब आजाद था और एक नया देश, बांग्लादेश, दुनिया के नक्शे पर उभर चुका था। सड़कों पर लोग उमड़ पड़े, कई रो रहे थे, कई हंस रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक ही भाव था, राहत। ये जीत सिर्फ एक सेना की नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की थी जिन्होंने दर्द सहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन हर जीत कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। भारत के लिए यह एक बड़ी सैन्य सफलता थी। रणनीति, साहस और तेजी, तीनों का बेहतरीन मेल। लेकिन इसके पीछे जो कीमत चुकाई गई वह भी उतनी ही बड़ी थी। हजारों सैनिक शहीद हुए, कई परिवार हमेशा के लिए अधूरे रह गए। बांग्लादेश में लोगों ने एक नई शुरुआत की, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था वह उनकी यादों से कभी नहीं मिटा। पाकिस्तान के लिए यह हार सिर्फ जमीन खोने की नहीं थी, यह आत्मसम्मान की गहरी चोट थी। देश 2 हिस्सों में बंट गया और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। 1972 में शिमला समझौता हुआ, जहां भारत और पाकिस्तान ने शांति की कोशिश की, लेकिन इतिहास के घाव इतने जल्दी नहीं भरते। आज जब हम 1971 के युद्ध को देखते हैं तो यह सिर्फ एक तारीख नहीं लगता, यह एक सबक है। यह याद दिलाता है कि जब अन्याय हद पार करता है तो चुप रहना भी अपराध बन जाता है। यह सिखाता है कि हिम्मत किसी भी ताकत से बड़ी हो सकती है, और यह भी बताता है कि युद्ध कभी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होता, उसमें इंसानियत के टुकड़े भी बिखरते हैं। शायद यही वजह है कि 1971 का युद्ध आज भी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक एहसास है, एक सवाल जो हर बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब जीत मिलती है तो क्या हम सच में सब कुछ पा लेते हैं, या कुछ ऐसा भी खो देते हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।